Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Was your result, Akshay? Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, I did not attempt the exam. अच्छा, you also didn't attempt. Okay. जया, क्या हुआ? मैम नहीं हुआ। क्या एग्रीगेट गया है या फिर कोई इंडिविजुअल? मैम एग्रीगेट कितने से रुका? 182 थे। 182? 82। तो कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम है? मैम ऑडिट। ऑडिट इस बार का ग्रेस भी नहीं था, ग्रेस मार्क्स नहीं थे ऑडिट में, एंड इस बार के एमसीक्यू ऑडिट के लिटिल बिट ट्रिकी थे, मोर ऑफ ट्रिकी एमसीक्यू थे रेदर देन योर डिस्क्रिप्टिव। अभी क्या उसका क्या हुआ? पल्लवी मैम उसका भी नहीं हुआ। एग्रीगेट गया उसका भी? मैम इतना मैंने उससे पूछा नहीं पूछा, बात नहीं। उसका बहुत ग्रुप था ना शायद इस बार। देखो अभी फर्स्ट ग्रुप करने के लिए ना तुम्हारे पास ओल्ड कोर्स में कैसा था ना, इसका एक सब्जेक्ट था ओल्ड कोर्स में, उसको भी छोड़ते नहीं थे। आपने आज याद कर लिया और उसको छोड़ दिया ना 1 महीने के लिए, आप इसका पूरा भूल जाओगे। The same is the thing with audit. Audit, to be frank, yes, it is more of rectification. So anyhow, at least 2 hours daily you have to give only to audit. क्योंकि आज तुमने अगर कारो याद किया, मैं 101% अभी लिख के दे दूंगी कि 1 हफ्ते बाद भी मैं कारो की चीजें पूछूंगी ना, ब्लैंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर आज याद किया ना ऑडिट का कुछ, तो भूलने मत दो खुद को। तो दैट इज समथिंग यू शुड नो अबाउट ऑडिट, कि ऑडिट आज पढ़ के कल वापस करने वाली चीज नहीं है, पहली चीज। और फिर ऑडिट में कहीं ना कहीं कीवर्ड्स बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे, कुछ भी कर लो कि कीवर्ड्स चाहिए। वो नहीं बोलते कि कट कॉपी पेस्ट योर लैंग्वेज शुड बी, नहीं चाहिए, बट कीवर्ड्स बिना दे विल नॉट इवन गिव यू द मार्क्स, नहीं देंगे। तो दूसरी चीज, कीवर्ड पे इस बार फोकस करना इन केस ऑफ ऑडिट। एंड थर्ड, लिंकेज नहीं लिखती होगी। लाइक अगर कोई चीज स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में भी दी है और वही चीज इंडेस में भी दी है, वही चीज कारो में भी तुम्हें चेक करनी है या फिजिकल में भी चेक करनी है, तो क्वेश्चन में यू हैव टू मेंशन दैट, कि तुमको एज एन ऑडिटर पता होना चाहिए कि दैट पर्टिकुलर रिलेटेड पार्टी 550 में भी आता है तो मेरे कारो में भी आता है। ये चीज तुमको लिखनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी कि हमारे इंडेस के 24 के अकॉर्डिंग इधर के 550 के अकॉर्डिंग इधर के कारो के क्लॉज के अकॉर्डिंग ये रिपोर्टिंग होती है। अगर उसने बोला सिर्फ रिपोर्टिंग, सिर्फ कारो पूछा है तो बात अलग है। तो आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये मिस्टेक्स है व्हाइल राइटिंग तुम्हारा ऑडिट। ऑडिट नहीं क्लियर होगा जब तक, या फिर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे जब तक इंटरलिंकेज, कीवर्ड और ये तुम्हारा क्यूमुलेटिव रिवीजन, ऑडिट तो छोड़ना मत। समझ लो कि तुमको मिला इसका पढ़ना है तो पढ़ना ही, ठीक है। व्हाट अबाउट लॉ? लॉ तो उस पे तो मेरी कमांड है, तो उसमें तो आ गए अच्छे मार्क्स। एंड एफआर एसएफएम इस बार इजी था क्योंकि इस मैम एसएफएम तो इजी था, लेकिन मेरा एग्जामिशन से रह गया। कितने मार्क्स गए? मैम एग्जामिशन से 53 आए मेरे। फिर ठीक है, मतलब नहीं बोल सकते एग्जामिशन रह गया, गलत नहीं लेना, क्योंकि 7 मार्क्स बहुत होते हैं। एक आध नंबर तो मानते हैं, 2 नंबर की एग्जामिशन से रहा, 7 मार्क्स का मतलब है। और अटेम्प्ट 100 मार्क्स का करके आई थी पूरा, तो फिर समझो कि 100 का करने के बाद 50 मार्क्स कहीं चले गए, मतलब है कुछ तो गलतियां होगी। ठीक है, कॉपी मंगवा लेना, उसको चेक करना बैठ के कि क्या क्या चीजें गड़बड़ हो गई, क्योंकि एसएफएम की थ्योरी थी, वो थ्योरी के मार्क्स बनते हैं, वो क्यों नहीं आए, ये सब चीजें चेक करना, ठीक है। चलो, कभी पल्लवी से बात हो तो उसको कहना शी कैन टॉक टू मी,
क्योंकि बोथ ग्रुप मुझे पता था कि बोथ ग्रुप इस एंड में आके ना बहुत कुछ होता है, एंड शी वाज आल्सो लाइक कि बहुत हो गया पढ़ना। चलो अभी हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं विद द जॉब वर्क, ठीक है। थोड़े टाइम तक पहले जॉब वर्क पढ़ाऊंगी, फिर अगेन वी विल शिफ्ट टू वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब मैम व्हाट डू यू मीन बाय जॉब वर्क? जॉब वर्क से आप क्या समझते हो? मैम सबसे पहले तो आपने ना सप्लाई का डेफिनेशन करवाया था। सप्लाई की डेफिनेशन में देयर वाज शेड्यूल नंबर 2, और शेड्यूल नंबर 2 में कहीं तो लिखा था ट्रीटमेंट ऑन अनदर पर्सन्स गुड और एनी प्रोसेस ऑन अनदर पर्सन्स गुड इज सप्लाई ऑफ सर्विस। याद है कि हमने किया था सप्लाई की डेफिनेशन। सप्लाई की डेफिनेशन में देयर वाज शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 2 के अंदर पैराग्राफ दिया था ट्रीटमेंट ऑन अनदर पर्सन्स गुड और एनी प्रोसेस ऑन अनदर पर्सन्स गुड, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, और वहां पे लिखा हुआ था जॉब वर्क। क्यों? सपोज करो जैसा कि हमारा काम किस चीज का है, हमारा काम ये डायरी बनाने का है, ठीक है। हमारा क्या है, मेरा बिजनेस ही है कि हम लोग डायरी वायरी बना देते हैं। ये सब मैंने असेंबल करवा दिया। अब मुझे क्या चाहिए, ये लोगो यहाँ पे बना हुआ है, ये लोगो मेरे यहाँ नहीं हो सकता। तो मैंने एक जॉब वर्कर को बोला कि एक मोल्ड होता है, मोल्ड में क्या करके दे भाई, ये कलर भी यही चाहिए, कॉम्बिनेशन भी नहीं यही चाहिए, और मोल्डिंग इसी वाले लोगो की होना चाहिए। दिस शुड बी द लोगो। इसका मतलब मेरे यहाँ नहीं हो रहा। डज दिस गुड्स बिलोंग टू सम अदर पर्सन? नहीं, ये गुड्स भी मेरा है क्योंकि मेरा बिजनेस है, मैं बना रही हूँ, मेरे गुड्स है। मेरा बिजनेस है, मैं बना रही हूँ, मेरे गुड्स है। तो इसका मतलब आई एम गिविंग इट टू अ जॉब वर्कर कि लो भैया जॉब वर्कर अप्लाई ट्रीटमेंट, जो प्रोसेस और ट्रीटमेंट है, कलर यही कॉम्बिनेशन यही लोगो चाहिए, तो यही कॉम्बिनेशन यही लोगो चाहिए। तो someone working on another person's good, that is a treatment, and that treatment is nothing but job work। इतना पहला चीज समझ में आया। अभी कोई कुछ नहीं देख रहे अपन, कोई पीडीएफ नहीं, कुछ नहीं, पहले पॉइंटर्स क्लियर करते हैं। तो ओके, तो मैम जो पर्सन, द पर्सन हु गिव्स दिस गुड्स, कि कोई और पर्सन उस पर ट्रीटमेंट करके देगा। द पर्सन हु गिव्स द गुड्स, की कोई और पर्सन उस पर ट्रीटमेंट करके देगा, उस पर्सन को बोलते हैं प्रिंसिपल। और जिसको मैम दे रहे हैं कि ट्रीटमेंट करके दो, प्रोसेस करके दो, ही इज जॉब वर्कर, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, प्रिंसिपल एंड जॉब वर्कर की कहानी चलेगी। क्या चलेगी अब? प्रिंसिपल एंड जॉब वर्कर, ये दो लोग होंगे, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल एंड जॉब वर्कर है, पहली चीज तो ये हो गई कि प्रिंसिपल देता है जॉब वर्कर को अपने गुड्स कि भाई कुछ ट्रीटमेंट करके दे दिया। सेकेंड पॉइंट, मैम जब प्रिंसिपल इज गिविंग द गुड्स टू द जॉब वर्कर, when principal is giving the goods to the job worker, मैम ये सप्लाई नहीं है। क्यों? मैम कंसिडरेशन नहीं है। एंड इफ समथिंग इज विदाउट कंसिडरेशन, ये परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस एसेट भी नहीं है। आपने तो सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए दिए वो गुड्स, समझ लो। सबसे पहली चीज, सपोज तुम जॉब वर्क करो, मैंने तुमको बोला कि ये लो, इसके ऊपर क्या करके दो, कलरिंग करके दो, तो क्या ये गुड्स मुझे बिलोंग करते? बिल्कुल। डू आई चार्ज एनी कंसिडरेशन फ्रॉम यू? क्या मैं तुमसे कोई कंसिडरेशन चार्ज कर रही हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैम सबसे पहले तो दिस इज समथिंग विदाउट कंसिडरेशन। अब सप्लाई है नहीं, मैंने वर्ड बोला क्या कि ये सप्लाई नहीं, दिस इज समथिंग विदाउट कंसिडरेशन। तो मैंने जब तुमको गुड्स दिए तो मैंने तो कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया। मैम विदाउट कंसिडरेशन एक बार शेड्यूल 1 चेक कर लेते हैं आप। तो as per schedule 1, there should be permanent transfer of the business asset. Permanent, ये permanent नहीं है। If I am giving someone की job work करके मुझे वापस दो का मतलब ही कि तो permanent नहीं है ट्रांसफर। Are you getting? तो पैराग्राफ नंबर 1 तो फेल हो गया। सेकेंड देखते क्या एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन है? नहीं, प्रिंसिपल एंड जॉब वर्क का रिलेशन है, क्योंकि एजेंट टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल टू एजेंट गुड्स ही तो थे। तो मैम ये तो रिलेशन ही नहीं है, तो ये सेकंड पैराग्राफ भी गया। थर्ड पैराग्राफ पे आके देखते हैं मैम। थर्ड पैराग्राफ था रिलेटेड पर्सन एंड डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन।
ना तो जॉब वर्कर इज माई रिलेटेड पर्सन, एंड जॉब वर्कर इज नॉट माई एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड अंडर सेम पैन, वो भी नहीं है, तो मतलब वो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट भी एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो ये थर्ड भी गया, और ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विस तो वैसे भी नहीं है। तो कहना ऐसे कि शेड्यूल नंबर 1 तो एप्लीकेबल है ही नहीं है, तो क्या मैं कहूँ कि ये सप्लाई है? नहीं मैम, ये सप्लाई नहीं है। क्या इतनी बात समझ में? तो मैम ये सप्लाई नहीं है, वह गुड्स जा रहे हैं, सप्लाई नहीं गुड्स जा रहे, कहीं कुछ पढ़ा है क्या सप्लाई नहीं है गुड्स जा रहे हैं? कोई कॉन्सेप्ट टाइम ऑफ सप्लाई से याद आता है क्या? Approval basis. Continuous supply of. चाहती थी तुम बोलो अप्रूवल बेसिस, बट टाइम ऑफ सप्लाई का मैम कॉन्सेप्ट ही तब एप्लीकेबल होता है जब सप्लाई हो। भाई मैं तो बोल ही रही हूँ ना कि ये नहीं कवर हो रहा सप्लाई में, तो टाइम ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई कर दिया? और फिर क्या ये अप्रूवल बेसिस है? जॉब वर्कर को तुम अप्रूवल के लिए दे रहे हो क्या? तो वो भी नहीं हो सकता। तो मैम ये है क्या? नॉर्मल मूवमेंट ऑफ द गुड्स। अच्छा मैम कहीं तो पढ़ा था ये मूवमेंट ऑफ द गुड्स, कहीं तो पढ़ा था, वर्ड तो सुना है कहीं पे मूवमेंट ऑफ द। सेक्शन 10 मैम। हाँ क्या था वो? प्लेस ऑफ सप्लाई में कि मूवमेंट ऑफ द गुड्स, वो भी प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करता है, पर मैम ये तो सप्लाई ही नहीं है, तो वो भी नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये क्या है? सिर्फ मूवमेंट ऑफ द गुड्स। मूवमेंट ऑफ द गुड्स मतलब मैंने एक जॉब वर्कर को गुड्स मूव करके दिए कि मुझे ट्रीटमेंट करके दे दो, उसके ऊपर प्रोसेस करके दे दो, तो आर यू गेटिंग इट इज मूवमेंट ऑफ द गुड्स। मैम ऐसे तो कितना मूवमेंट होता रहेगा। दिस इज अ लूप होल मैम, दिस इज अ लूप होल। कोई भी कहीं भी गुड्स मूव करेगा और बोलेगा दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ जॉब वर्क, तो कैसे? तो यहाँ पे बोलते हैं कि इन सच अ केस मूवमेंट ऑफ द गुड्स होता है, तो जॉब वर्कर के केस में इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, मैं दूसरे चैप्टर में जा रही हूँ, जॉब वर्क के केस में इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू यू हैव टू जनरेट ई वे बिल। वे बिल चाहिए कि ये गुड्स कहाँ जा रहे हैं, ई वे बिल हमें फाइल करके दो, तो दैट इज द रीजन। तो मैम जॉब वर्क क्या है? जॉब वर्क इज नथिंग सप्लाई ऑफ सर्विस बाय जॉब वर्कर, जॉब वर्कर मुझे सर्विस दे रहा है। सेकेंड चीज मैम क्या प्रिंसिपल कुछ सप्लाई कर रहा है? नहीं, इट इज प्योर मूवमेंट ऑफ द गुड्स। मैम मूवमेंट ऑफ द गुड्स के लिए क्या करना पड़ता है? मूवमेंट ऑफ द गुड्स के लिए व्हाट वी हैव टू डू, ई वे बिल जनरेट करना है। ठीक है, आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। चलो ये भी हो गया मैम, ई वे बिल जनरेशन, ये वो सारी चीजें हो गई। मैम एक बार गुड्स अगर जॉब वर्कर के पास चले गए, once the goods have been sent to the job worker, प्रिंसिपल को कैसे पता चलेगा कि किस दिन भेजे थे? ऑब्वियसली प्रिंसिपल हैज टू मेंटेन अकाउंट, ही विल बी मेंटेनिंग अकाउंट कि कौन से दिन, व्हाट इज द डेट व्हेन द गुड्स आर बीइंग सेंट टू द जॉब वर्कर, उसको प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करने। क्या जरूरत है मैम अकाउंट मेंटेन करने की? बिकॉज दिस गुड्स हैज टू रिटर्न अगेन, वापस आने चाहिए ये गुड्स हमारे पास, क्यों? ट्रीटमेंट होके वहीं थोड़ी ना रहेंगे गुड्स, अगेन प्रिंसिपल के पास वापस आने चाहिए। मैम तो प्रिंसिपल के पास कभी भी आएंगे? नहीं, ऐसे तो तुम बोलोगे आफ्टर 10 years दे आर रिटर्निंग फ्रॉम जॉब वर्क, ऐसा थोड़ी ना है। इनपुट के लिए टाइम क्या है? 1 year। इनपुट मतलब छोटा छोटा इनपुट, कोई भी चीज है, सपोज जैसे ये किचन है, इसकी सिर्फ मोल्डिंग करनी है, ये शेप चाहिए, तो इस शेप के लिए क्या है? इनपुट है, फिर इसको हम असेंबल वगैरह करके फिनिश गुड्स बनाएंगे। तो इनपुट अगर जा रहा है कोई भी, तो इनपुट के लिए इट इज 1 year, इट शुड रिटर्न बैक टू यू इन 1 year। मैम हम तो कैपिटल गुड्स भेज रहे हैं, इट शुड रिटर्न बैक इन 3 years। अगर मैम ये 1 year में नहीं आया तो, अगर ये 3 years में रिटर्न नहीं हुआ तो, इफ इट डज नॉट रिटर्न इन 1 year, इफ इट डज नॉट रिटर्न इन 3 years, after the end of 1 year, after the end of 3 year, as the case may be, now it is deemed supply। अब ये deemed, क्या वर्ड बोल रही हूँ मैं? deemed। क्यों deemed बोल रहे हो? सप्लाई के डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा, विदाउट कंसिडरेशन है, सप्लाई के डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा, बट 1 year निकल गया, 3 year निकल गया, अब तो इट शुड बी अ डीम्ड सप्लाई। अब तो डीम्ड सप्लाई। मैम डीम्ड सप्लाई कब होगा? आफ्टर 1 year, आफ्टर 3 year? नहीं, जिस दिन हमने भेजा था ना, द डे वी हैव सेंड इट टू द जॉब वर्कर,
उसी दिन से अब मान लेंगे कि डीम सप्लाई। मैम उस दिन से मानने का रीजन क्या है? टैक्स कब से लगेगा? 1 ईयर बैक, 3 इयर्स बैक, उसके साथ इंटरेस्ट भी तो लगाएंगे टैक्स पे। तो गुड शुड हैव रिटर्न इन 1 ईयर, नहीं रिटर्न हुआ। कैपिटल गुड शुड रिटर्न इन 3 ईयर, नहीं रिटर्न हुआ। तो इफ दे डू नॉट रिटर्न इट इज डीम सप्लाई, बट डीम सप्लाई फ्रॉम द डेट व्हेन दे वर सेंट टू द जॉब वर्कर। अच्छा, और जॉब वर्कर को जब तुमने सेंड किया था, इन सच अ केस वहां से टैक्स लगेगा एंड इंटरेस्ट लग के आज 3 इयर्स बाद, 4 इयर्स बाद, एट द केस में भी तुमको क्या करना है? इंटरेस्ट पे करो। अंडरस्टूड? जॉब वर्कर। मैम अभी हमको पता नहीं है, लेकिन अब आप बताने वाले हो कि देयर इज अ सेक्शन नंबर 16। क्या है वो सेक्शन नंबर 16? इफ यू वांट टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, आई एम द प्रिंसिपल, मैंने सारे क्या किए? गुड्स परचेस किए होंगे, रॉ मटेरियल परचेस किया होगा, ऑन परचेस आई वुड हैव पेड जीएसटी। जिससे भी मैंने खरीदा मैंने उसको जीएसटी पे किया होगा, से यस और नो किया होगा ना। अब मैम उसको अगर आप जीएसटी पे कर रहे हो, सेक्शन नंबर 16 बोलता है इन ऑर्डर टू क्लेम आईटीसी, आपको आईटीसी क्लेम करना है तो पता है क्या? सबसे पहले गुड्स यू शुड रिसीव एट योर, तुमको गुड्स रिसीव होने चाहिए, मुझे रिसीव होने चाहिए। अब मेरे को सोचना पड़ रहा है, सेक्शन नंबर 16 कहता है, आईटीसी के चैप्टर पे चली गई मैं, पहले हम ई वे बिल पे भी गए थे कि ई वे बिल बोलता है कंपलसरी मूवमेंट ऑफ द गुड्स पे, जॉब वर्क के केस में ई वे बिल। नाउ आई एम ऑन आईटीसी कि प्रिंसिपल जब भी जीएसटी पे करता है ऑन परचेस व्हेनेवर प्रिंसिपल पेज जीएसटी, उस प्रिंसिपल को तभी आईटीसी अवेलेबल होगा फॉर द जीएसटी ही हैज पेड। कंडीशन नंबर 1, ही हैज टू रिसीव द गुड्स, प्रिंसिपल को गुड्स रिसीव करने पड़ेंगे। अब प्रिंसिपल बड़ा उदास होके बैठा है, ही इज वेरी सैड। क्यों सैड हो गया भाई? वो बोलता है कि सबसे पहले आई एम हियर इन पुणे, ठीक है, मेरा जॉब वर्कर पता है कहाँ है? जयपुर में, और एक्चुअल में मेरे गुड्स जो है ना किधर से आते हैं? जैसलमेर से मेरे गुड्स आ रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वहीं की वहीं गुड्स है, मेरे को वो गुड्स खरीद के वहीं की वहीं मुझे जॉब वर्क करवाना था। अब क्या होगा? नहीं नहीं, पहले पुणे आओ तुम, बिकॉज इट शुड बी रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल। फिर यहाँ से मैं वापस उसको कहाँ भेजू? राजस्थान वापस भेजू। क्या सही सही है? सेंस है कुछ? अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ बोलते हैं इवन इफ प्रिंसिपल डायरेक्टली सेंड द गुड्स टू जॉब वर्कर, इवन इफ प्रिंसिपल डायरेक्टली सेंड्स द गुड्स टू जॉब वर्कर, क्या माना जाएगा? डीम्ड रिसीव बाय द प्रिंसिपल। करना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना कर सकते कि तुम पहले रिसीव करो फिर भेजो, नहीं हो सकता। तो इवन सेंड डायरेक्टली टू द प्रीमाइसेस ऑफ जॉब वर्कर, तब भी आईटीसी अवेलेबल है एज पर सेक्शन नंबर 16। कहाँ दिया है सेक्शन 16? आईटीसी में। अभी हम सिर्फ स्टोरी समझ रहे हैं कि ये एक परेशानी आती है, दिस आर द डिफिकल्टीज, और ये जॉब वर्क है। व्हेन आई विल से कि चलो आप चैप्टर पढ़ते तो ये सारी परेशानियां तुमको वहां लिखी हुई मिलेगी। तो जॉब वर्क क्या है मैम? सप्लाई ऑफ सर्विस बाय जॉब वर्कर। मैम जॉब वर्कर को आपने क्या बोला? वो सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है। हाँ मैंने बोला ना, जॉब वर्कर तो सर्विस दे रहा है मुझे, एंड प्रिंसिपल तो कुछ कर ही नहीं रहा है। वो तो डीम सप्लाई तब होगा जब टाइम लिमिट क्रॉस हो जाएगी, व्हेन द टाइम लिमिट विल क्रॉस, तब जाके मैं बोलूंगी डीम सप्लाई। मैम जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन कब लेना है? लेना भी है या नहीं लेना है? तो मैम अब जाते हैं कौन से चैप्टर पे? रजिस्ट्रेशन पे। अब किस चैप्टर पे जा रहे हैं हम? रजिस्ट्रेशन पे। तो नाउ आई एम द जॉब वर्कर। अब मैं जॉब वर्कर हूँ, रजिस्ट्रेशन लू या नहीं लू? सबसे पहली चीज, पॉइंट नंबर 1, मैं तो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर लू। इंट्रा विद इन द स्टेट, तुम्हारी लैंग्वेज में इजी वे में। क्या हम बोलते हैं विद इन द स्टेट? नहीं मैम, हमको तो लोकेशन वगैरह एंड प्लेस ऑफ सप्लाई चेक करना होता है, बट फॉर द सिंप्लिसिटी अभी क्या बोल रहे हैं? विद इन स्टेट। तो मैम जॉब वर्कर जो है इंट्रा स्टेट ही देता है सब कुछ, सारी सर्विसेज इंट्रा स्टेट ही दे रहा है। बट मैम अगर इसने एक भी इंटर स्टेट सप्लाई किया तो मैम वो है ना, सेक्शन एक है रजिस्ट्रेशन में, रजिस्ट्रेशन का सेक्शन पता है क्या बोलता है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ इवन 1 इंटर स्टेट सप्लाई। अभी अधूरा ज्ञान है ये, दिस इज इनकम्प्लीट नॉलेज आई एम गिविंग। सेक्शन नंबर 23 उधर आएगा, वो क्या बोलेगा? रजिस्ट्रेशन का चैप्टर,
कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द सिंगल भी इंटरस्टेट सप्लाई करते हो, सिंगल इंटरस्टेट सप्लाई एंड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो उस हिसाब से देखें मैम, अगर जॉब वर्कर इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहा है तो इसको लिमिट एप्लीकेबल है। लिखना मत गणेश, आई एम सेइंग दिस इज इनकम्प्लीट नॉलेज। रजिस्ट्रेशन का भी मैं चेंज करूंगी इस चीज को। तो व्हाट आई एम सेइंग कि ये इंट्रास्टेट सप्लाई करेगा तो लिमिट एप्लीकेबल। मैम सर्विस के लिए लिमिट क्या है बताओ तुम, कितनी लिमिट है सर्विस के लिए? 20 लाख। 20 लाख। तो मैम इसका मतलब इंट्रास्टेट सप्लाई 20 लाख तक तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये तो बिल्कुल पक्की बात है, ये सही है। मैम नाउ जॉब वर्कर को एक इंटरस्टेट सप्लाई करना है, अ सिंगल इंटरस्टेट सप्लाई कर लेगा क्या? कर ले, उसमें मना थोड़ी ना। बट क्या कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का क्लॉज एप्लीकेबल टू जॉब वर्कर बिकॉज ही इज सप्लाइंग द सर्विस? मैम नहीं। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ सर्विस स्पेसिफिकली दिया है, इन केस ऑफ सर्विस स्पेसिफिकली रजिस्ट्रेशन चैप्टर क्या बोलता है, इफ यू सप्लाई सर्विस 20 लाख का लिमिट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस ऑल्सो। मतलब मैम अगर मैं, अरे मुझे देख लो, ऐसे तो मुझे रजिस्ट्रेशन इवन हर जगह, जहां जहां तुम हरियाणा में हो तो आई हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन इन हरियाणा। फिर दुबई में आई एम प्रोवाइडिंग के, तो मेरा एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है ये। देन गणेश का है वो तो पुणे के अंदर इधर ही है, तो ये तो इंट्रा हो गया। फिर कार्तिक जहाँ पे भी साउथ में, जहाँ पे भी, फिर वहां पे भी एक रजिस्ट्रेशन हुआ। ऐसे सर्विस वालों के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ऐसे नहीं हो सकता ना, बिकॉज जीएसटी में देयर इज नो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है जहाँ पे तुमको सप्लाई करना है। ऐसे तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर जो जिन फैकल्टीज के हर जगह स्टेट में स्टूडेंट्स है, वो तो मतलब पूरे इंडिया में एक बार रजिस्टर होके बैठना पड़ जाएगा। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे सर्विस के केस में दे आर सेइंग कि इन केस ऑफ सर्विस 20 लाख इंटर एज वेल एज इंट्रा। अब ये पूरा नॉलेज है, तो वो जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इंटर स्टेट सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट सर्विस पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो मैम बताओ, क्या जॉब वर्कर को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है? नहीं। 20 lakh is the threshold limit whether interstate supply or intrastate supply. 20 lakh threshold cross होगा then he is required to get registered. But मैम एक और चीज बताओ, पूछ लो कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में ये भी लिखा है इवन अ सिंगल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का सप्लाई, इवन अ सिंगल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का परचेस यू हैव डन। तो मैम अगर सिंगल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का परचेज भी कर लिया वो अलग चीज है, आरसीएम का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। बट यहाँ पे इंटरस्टेट वाला जो सप्लाई है दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ योर जॉब वर्कर। आर यू गेटिंग? मतलब मैम दूसरे कंडीशंस अप्लाई हो सकते हैं कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के, दैट इज गिवन इन रजिस्ट्रेशन चैप्टर, यस, बट ये इंटरस्टेट वाला नॉट एप्लीकेबल टू जॉब वर्कर। अंडरस्टूड? अब्दुल 6:15 पे यू आस्क्ड कि मैम क्लास कब है, फिर अब इतनी जल्दी कैसे ज्वाइन हो गए तुम? बड़ी जल्दी एकदम टाइम पे आ गए, टाइम क्या हो रहा है? मैम पता नहीं मैम, पास्ट 2 डेज से यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है मैम। आई आस्क्ड ना, ये चीज मैंने पूछी थी, ड्यू टू कोल्ड आर यू एबल टू ज्वाइन ऑन टाइम? मैम 6 को 6:15 को ज्वाइन हुआ तो 10 को खत्म हो जाएगी मैम, अदरवाइज इट गोज टू 11 आई थिंक सो। ऑब्वियसली फिर तो हो गई ना। मैम 7 को ज्वाइन हुआ तो भी 10 को ही खत्म हो जाएगी मैम क्लास। हाँ? क्यों, मतलब तुम क्या चाहते हो, कितनी लंबी क्लासेस खींचना चाहते हो तुम? नहीं मैम 10 तक बेहतर है 10:15 तक मैक्स, दैट इज ओके, 10 to 10:15 इज मैक्स, ठीक है। और अगर इससे कम ड्यूरेशन कर दिया तो नाउ February 28 या फिर मार्च तक बैठना मेरे साथ। ओके मैम आरसीएम वाला पॉइंट रिपीट करना। तो ट्राई टू बी ऑन टाइम, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वी कैन डू 6:30, पर वो 15 मिनट्स विल नॉट गिव एनी बेनिफिट, कुछ मतलब निकलेगा नहीं, ठीक है। वन स्मॉल हम्बल रिक्वेस्ट मैम, क्लास की वो जो भी लिंक होती है वो 1 आवर के बिफोर आ सकती है मैम। मैं रात को सेंड कर दूंगी, कल तो नहीं हो पाया, रात को सेंड करवा दूंगी, ठीक है। या हो गया मैम। चलो, सो
तुम्हारी हम्बल रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। अब मैं आगे बढ़ती हूँ वापस। सो मैं क्या बोल रही थी कि मैम जॉब वर्कर के केस में, इन केस ऑफ जॉब वर्कर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का कौन सा पॉइंट नॉट एप्लीकेबल? इंटरस्टेट सप्लाई वाला, बिकॉज इवन इन केस ऑफ सर्विस इंटरस्टेट सप्लाई पे भी 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट है। बट अब अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरस्टेट सप्लाई वाला और कोई भी सेक्शन है, कोई भी कंडीशन है जिसमें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नीडेड, वो अप्लाई होगा। जैसे आरसीएम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में लिखा है इवन अ सिंगल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का सर्विस यू हैव टेकन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो वहां पे कोई और रीजन से रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो सकता है इन केस ऑफ जॉब वर्कर, बट नॉट इन केस ऑफ इंटरेस्टेड। डन। फिर मैम सपोज, चलो करवा लो, सपोज क्या करवाना चाहते हो मैम? यू हैव सेंड दिस गुड्स टू द जॉब वर्कर कि इस पे जॉब वर्क करके देने का, ठीक है, ही इज डूइंग द जॉब वर्क। अब मैम जैसे प्रिंसिपल की बात समझी थी, क्या समझी थी कि प्रिंसिपल कह रहा है कि राजस्थान में जॉब वर्क इज हैपनिंग, तो मैं वहीं राजस्थान से गुड्स खरीद के फिर पहले पुणे लेके आऊं, फिर जाके वापस राजस्थान में, तो क्या मतलब निकलेगा? ऐसे हो सकता है व्हेन द गुड्स हैव बीन फॉर जॉब वर्क, प्रिपेयर हो गया ये मेरा गुड्स, डन। नाउ सपोज अगेन वहीं पे राजस्थान से ऑर्डर आ गया, क्या बोल रही हूँ मैं, वहीं राजस्थान में ही ऑर्डर आ गया कि इसके 100 पीसेस चाहिए, दे वांट 100 पीसेस ऑफ द डायरी। अब क्या करेगा प्रिंसिपल? एक जगह तो अलाउ कर दिया, दूसरी जगह बोल रहे हो कि द गुड्स सेंड फॉर द जॉब वर्कर 1 ईयर के अंदर या फिर 3 इयर्स के अंदर शुड रिटर्न बैक, नहीं तो क्या होगा? डीम्ड सप्लाई, और डीम्ड सप्लाई तो अननेसेसरी टैक्स। अब क्या करें? तो इस केस में फिर जीएसटी वालों ने सोचा, दिमाग लगाया एंड सेड if you want to sell you can directly, सुनना, if you want to do supply, yes you can do the supply directly from job worker का premise। मैम जॉब वर्कर के प्रेमाइस पे अभी तो राजस्थान का ऑर्डर आया, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई वहीं की वहीं सप्लाई हो रहा है, बट मैम वहां से अगर बाहर का आया तो कैन वी डू इंटरस्टेट सप्लाई? कैन वी डू एक्सपोर्ट फ्रॉम द प्रेमाइस ऑफ जॉब वर्कर? एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया और वहीं से कस्टम स्टेशन पास में, कैन वी डू एक्सपोर्ट ऑल्सो? यस, बट इफ यू वांट टू डू इंटरस्टेट सप्लाई, अब ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, योर गुड्स इज बीइंग, क्या कर रहा है, योर गुड्स इज बीइंग सोल्ड बाय द जॉब वर्कर, ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। आर यू गेटिंग? जॉब वर्कर तुम्हारे गुड्स को सेल कर रहा है, ही इज सेलिंग योर गुड्स, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। मैम 20 लाख की लिमिट अब तो एप्लीकेबल नहीं हो सकती, अब तो रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आर यू गेटिंग? और तुम्हारे गुड्स के चक्कर में व्हाई जॉब वर्कर विल गेट रजिस्टर्ड, समझ रहे हो? ये तो उस पर अननेसेसरी बर्डन हो गया कि भाई तुम्हारे गुड्स, प्रिंसिपल के गुड्स, ही इज सेलिंग प्रिंसिपल के गुड्स and he has to get registered on registration का दिक्कत पता है क्या है? If he is getting registered every month रिटर्न फाइल करने, ऑडिट करवाना हो सकता है, बहुत सारे कंप्लायंसेस है, तो बिकॉज ऑफ योर गुड्स वो क्यों करे? आर यू गेटिंग? अब जेन्युइन रीजन समझ में आई, ये तो प्रॉब्लम हो गई, फिर से एक प्रॉब्लम। फिर इन्होंने कहा इफ यू वांट कि योर गुड्स शुड बी सोल्ड फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ जॉब वर्कर एंड दैट टू इंटरस्टेट, तो जब प्रिंसिपल रजिस्ट्रेशन लेगा he has to mention that as additional place of business। क्या मेंशन करना रजिस्ट्रेशन में कि दैट जॉब वर्कर का प्रीमाइसेस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस तो तुम मेंशन करते हो कि मेन प्रिंसिपल प्लेस क्या है बिजनेस की, हेड ऑफिस का है, बट ऑल्सो बता दो कि वो क्या है मेरा, दैट इज एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस, तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा, तुम्हारे भी यहाँ पे ही वुड बी सेलिंग द गुड्स। अंडरस्टूड? तो अब तक हमने ये सीखा मैम, व्हेन जॉब वर्कर हो रहा है, जॉब वर्कर की बात कर रहे हो, तो जॉब वर्कर इज प्रोवाइडिंग सर्विस, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट मैंडेटरी रजिस्टर्ड, ओनली व्हेन 20 लाख थ्रेशोल्ड क्रॉस होगा देन ही इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड। मैम whenever we send the goods to the job worker, if it is input it should return back in 1 year, and if it is capital goods it should return back in 3 years। एनी एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन भी है, कमिश्नर विल प्रोवाइड द एक्सटेंशन, बट अभी क्या पढ़ रहे हैं नॉर्मल, यस
1 year or 3 year में it should return. Ma'am, if this fail to return back in 1 year, नहीं रिटर्न हुआ 3 years के अंदर, तो क्या करेंगे? It will be deemed to be supply from the date you have sended the goods. जिस दिन तुमने सेंड किया, इसमें भी थोड़ा सा भी है ट्विस्ट है, बट बेस तो आ गया कि the date you have sended the goods, that is deemed supply. क्यों deemed supply? टैक्स भी उस दिन से लगेगा, देन इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, बिकॉज इट इज नाउ डीम्ड सप्लाई. मैम प्रिंसिपल का क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल कहता है आई हैव टू रिसीव द गुड्स एज पर सेक्शन नंबर 16 ऑफ आईटीसी. क्यों? बिकॉज इफ यू रिसीव द गुड्स देन ओनली आईटीसी विल बी एलिजिबल. ये कंडीशन है सेक्शन नंबर 16 में. बट फिर क्या बोला? नहीं, इवन इफ यू सेंड डायरेक्टली टू द जॉब वर्कर प्रीमाइसेस डीम्ड टू बी रिसिप्ट ऑफ गुड्स एज पर सेक्शन नंबर 16 ऑफ आईटीसी, तुम्हें आईटीसी मिलेगा. जॉब वर्कर अगर टेंशन, प्रिंसिपल टेंशन में, क्या आई वांट टू सेल द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ माय जॉब वर्कर, क्या करूं? कर लो. इंटरस्टेट है तो यू हैव टू मेंशन दैट एज एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस. मैम प्रिंसिपल जब जॉब वर्कर को देता है, ये तो विदाउट कंसिडरेशन था, अभी आपने समझाया, और विदाउट कंसिडरेशन का एक भी शेड्यूल नंबर के 1 के क्लॉज में बैठता ही नहीं है, तो सप्लाई नहीं है. तो क्या है? ये क्या सीखा अभी? दैट इज मूवमेंट. और मैम अभी आपने बताया था मूवमेंट लिंक्ड टू ई-वे बिल. इफ मूवमेंट ऑफ द गुड्स है फ्रॉम द जॉब वर्कर टू प्रिंसिपल, फ्रॉम जॉब वर्कर टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर अगर मूवमेंट है तो कंपल्सरी ई-वे बिल इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी थ्रेशोल्ड. जनरली 50,000 का थ्रेशोल्ड होता है, बट जॉब वर्कर के केस में कोई लिमिट नहीं है. ई-वे बिल बनेगा ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स. एंड लेट मी टेल यू, ई-वे बिल मूवमेंट पे बनता है, सप्लाई पे नहीं. तो दिस इज मूवमेंट. तो यहाँ पे मूवमेंट है, सप्लाई नहीं है, मूवमेंट है. यू हैव टू मेक ई-वे बिल. अब इसके बाद मैम ये 1 ईयर की आपने बात कही, टाइम लिमिट ऑफ 1 ईयर, टाइम लिमिट ऑफ 3 इयर्स. मैं पता है क्यों ऐसे बता रही हूँ, ये जनरल सुन के ना समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद इट्स ओनली रीडिंग. जॉब वर्कर इतना इजी चैप्टर है. वन डे के चैप्टर तुम्हारे अब है, जॉब वर्कर 1 डे चैप्टर, ई-वे बिल 1 डे चैप्टर, ऐसे 1 डे के टीडीएस टीसीएस 1 डे चैप्टर, ऐसे चैप्टर स्टार्ट होने वाले. ठीक है, मैं पर्पसली आरसीएम रोक के बैठी हूँ. कुछ रीजन है, क्योंकि आरसीएम में हमेशा मेगा एग्जामिनेशन के साथ ही करवाती हूँ, एंड मेगा एग्जामिनेशन नीड्स टाइम. ठीक है, चलो. तो मैम अभी आप 1 ईयर की कुछ बात कर रहे थे ना? हाँ, क्या कर रहे थे कि इनपुट शुड रिटर्न बैक टू द प्रिंसिपल इन 1 ईयर. मैम सपोज करो सबसे पहले जॉब वर्कर 1 सिर्फ कलर कर सकता है, ही नोज ओनली कलरिंग. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस लोगो? यहाँ पे एक लोगो है, आई गेस तुम्हें थोड़ा दिख रहा होगा, यहाँ एक लोगो है. अब वो लोगो का क्या करूं? यू हैव टू सेंड इट टू सेकेंड जॉब वर्कर. अच्छा, ऐसा भी होता है, जॉब वर्कर से जॉब वर्कर पे भी चीजें जाएंगी. ऑब्वियसली मेरा एक जॉब वर्कर सिर्फ कलर कर सकता है, ही कैन डू ओनली कलरिंग. माय नेक्स्ट जॉब वर्कर विल डू ब्रांडिंग. वो क्या करेगा? लोगो लगा के देगा. मतलब मैम वो 1 ईयर का टाइम, इज इट एप्लीकेबल जॉब वर्कर वाइज कि जॉब वर्कर 1 के लिए 1 ईयर, जॉब वर्कर 2 के लिए 1 ईयर? इज दैट सो? नहीं, ओवरऑल जितने भी जॉब वर्कर है, वेदर चलो तुम्हारा ये हुआ कलरिंग, ये हो गया ब्रांडिंग, तो मैं बोलती हूँ कि ये तीसरा जॉब वर्कर बनाता है बुक मार्कर. मतलब क्या, 3, 4, 5 जॉब वर्कर भी हो सकते हैं. बिल्कुल. तो ये जो 1 ईयर एंड 3 ईयर का टाइम है, सारे के सारे एग्रीगेट ऑफ द जॉब वर्कर टाइम है, ये इंडिविजुअल टाइम लिमिट नहीं. ठीक है मैम, आप बोल रहे ना रिटर्न होना चाहिए, गुड्स रिटर्न होना चाहिए. सपोज करते हैं कि ये एक मोल्ड है, दिस इज अ मोल्ड. 1 टाइम वी कैन यूज दिस मोल्ड और 10 टाइम्स वी कैन यूज दिस मोल्ड, और उसके बाद ये खराब हो जाएगा. शॉर्ट लाइफ, शेल्फ लाइफ बहुत शॉर्ट है. ये मोल्ड्स है, डाइज है, जिग्स है, इनकी शेल्फ लाइफ कुछ तो एक ही बार यूज होते हैं. मैम रिटर्न कैसे होंगे? बिकॉज यू हैव गिवन इनपुट की शेल्फ लाइफ ही इतनी छोटी है कि वो रिटर्न होंगे और होंगे ही नहीं. अब क्या करें? तो एक्सेप्शन क्रिएटेड कि इफ इनपुट इज मोल्ड, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स, उसको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो कि उसका यूजेज ही लिमिटेड है, शेल्फ लाइफ इज लिमिटेड. एंड कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, इनपुट की कुछ ऐसी चीजें होती है कि 1 टाइम यूज होने के बाद वो यूज नहीं होंगी. ऐसी चीजों को एक्सेप्शन दिया है.
These are the exception that they have given. इतना आया समझ में? Done. तो कैन आई से जॉब वर्कर की सारी कहानी खत्म होगी, छोटा छोटा चीजें बची. क्या मैम? मैम when principal sends the goods to job worker. Now principal is sending the goods to job worker. Job worker को कैसे पता चलेगा कि whether 10 lakh units are given, 1 lakh units are given, 3000 units are given. मैं तो सेंड कर रही हूँ, मैंने ये कॉपी बना दी, मैंने डायरी बना दी. आई वांट कलरिंग एंड ये लोगो. सपोज 10,000 डायरी आई एम सेंडिंग. कैसे पता चलेगा? सबसे पहले दिस विल बी लोडेड इन अ ट्रक. कहीं तो इसको लोड करना पड़ेगा. तो ट्रिपल कॉपी होती है. ट्रिपल कॉपी किसकी? ऑब्वियसली ये डॉक्यूमेंट्स की ट्रिपल कॉपी. एक कॉपी किसकी? प्रिंसिपल की. 2 कॉपी किसको दे दोगे? ट्रांसपोर्टर को. जॉब वर्कर के पास एक कॉपी जाएगी, उसको पता रहेगा अच्छा मुझे कितने गुड्स भेजे, 10,000 यूनिट्स दे हैव गिवन. अब मैम सपोज करो ये जॉब वर्कर दूसरे जॉब वर्कर को गुड्स दे रहा है, तो अब ये जॉब वर्कर दूसरे जॉब वर्कर को गुड्स दे रहा है, तो एंडोर्समेंट हो सकता है इसका. जो मैंने इनवॉइस नहीं बोल सकती, मैं इसको डॉक्यूमेंट बोलूं. इस डॉक्यूमेंट का एंडोर्समेंट हो सकता है अगर सारे वही सेम 10,000 यूनिट्स पहले वो दे रहा है कि ले भाई तो अब लोगो लगा, मैंने कलरिंग कर दी. या फिर प्रिंसिपल को फ्रेश डॉक्यूमेंट भी बनाने पड़ सकते हैं. डिपेंड्स. ऑप्शन है. प्रिंसिपल या तो जनरेट करके दे, जॉब वर्कर चाहे तो जॉब वर्कर इफ एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस वो भी जनरेट कर सकता है, या फिर प्रिंसिपल का दिया हुआ डॉक्यूमेंट ही कैन एंडोर्स. मैम और बताओ क्या? मैम जॉब वर्कर के पास गुड्स चले गए 10,000. 1 अप्रैल को 10,000 यूनिट गई, ठीक है. 5 अप्रैल को और 5,000 यूनिट्स गई, ठीक है. मैम 10 अप्रैल को गई, 1 अप्रैल को गई, 5 अप्रैल को गई, 20 अप्रैल को गई. बोलना क्या चाह रहे हो? गुड्स जाते जा रहे, जाते जा रहे, जाते जा रहे. और जितने गुड्स जा रहे हैं जरूरी है कि वो 10,000 का लॉट पहले वापस आया होगा. आर यू गेटिंग? मैंने 1 अप्रैल को 10,000 के यूनिट्स भेजे, 2nd को और 10,000 भेजे, 3rd को और 10,000, 4th को 10,000. तुम्हें कैसे पता चलेगा कि 1 अप्रैल के वही यूनिट्स वापस आ रहे हैं? लॉट में भी तो आ सकते हैं. सिर्फ गए 50,000, लॉट के कितने आए? 10,000. समझ रहे हो डिफिकल्टी? गए तो कितने 50,000 यूनिट्स, बट अभी टाइम फ्रेम में भी सिर्फ 10,000 ही वापस है. 40,000 वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है जॉब वर्कर के. ये भी तो दिक्कत है. तो मैम व्हाट अबाउट दैट डॉक्यूमेंट? क्योंकि जब प्रिंसिपल ने दिया होगा वो तो मूवमेंट के हिसाब से डॉक्यूमेंट देता जा रहा है, ये 10,000, ये 10,000. तो मैम इस केस में जॉब वर्कर भी तो वो वापस रिटर्न नहीं कर सकता डॉक्यूमेंट, बिकॉज ही इज नॉट सेंडिंग मी बैक 10,000 यूनिट्स. वो पूरे पूरे थोड़ी ना भेज रहा है. ये तो क्या हो रहा है, पार्ट में रिटर्न हो के आ रहे. तो क्या नया डॉक्यूमेंट लगेगा? यस. आइदर द डॉक्यूमेंट विल बी क्रिएटेड बाय जॉब वर्कर, या फिर प्रिंसिपल ही क्रिएट करेगा कि मेरे पास इतना रिटर्न आ रहा है. अंडरस्टूड? आया समझ में? सो मैं बोलूं दिस इज ऑल अबाउट जॉब वर्क. यही चीजें. बट मैम क्वेश्चन कैसा आएगा जॉब वर्क पे? जॉब वर्क का क्वेश्चन यू कैन नॉट फाइंड इंडिविजुअल. ये जनरली किसी के साथ जुड़ा होता है. दिस चैप्टर हैज नो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस, बट दिस चैप्टर यू कैन फाइंड क्वेश्चन नंबर 1. You can find where merged with question 1, या फिर जॉब वर्क का I remember again either it was July और November का पेपर, कुछ जॉब वर्क एंड टाइम ऑफ सप्लाई को they have merged. पूरा पढ़ के लगेगा और ये जॉब वर्क का क्वेश्चन है. बाद में क्या पता चलेगा वो तो टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ सर्विस. और यहाँ सप्लाई ऑफ सर्विस कौन सी हो सकती है? तुम चेक करना पड़ेगा कि जॉब वर्क को कहाँ भेजा, क्या किया. डिपेंड्स ऑन दैट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और बताओ जॉब वर्क वाला जनरल सर्विस है ना, जनरल रूल विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ जॉब वर्क, क्योंकि सप्लाई ऑफ सर्विस तो है बट जनरल नेचर का. क्या वो स्पेसिफाई किया है कहीं भी प्लेस ऑफ सप्लाई में? 10, 11 तो छोड़ दो, 12 में है क्या कहीं पे भी कि जॉब वर्क के लिए गिविंग और उसके लिए स्पेसिफिक सर्विस? नहीं. तो ऑटोमेटिक कहाँ आता है? जनरल. चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई में कहाँ दी है? इंटीरियर डिजाइनर की सर्विस इज गिवन स्पेसिफिकली. तो उसका क्या था? इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड, इंटेंडेड टू बी लोकेटेड. पर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये जॉब वर्कर, इन सब की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस का है नहीं है. तो यू हैव टू सी स्पेसिफिकली
इफ नॉट कवर्ड स्पेसिफिकली इन 12 तो ऑटोमेटिकली जनरल रूल पे तुम लोग शिफ्ट हो जाओगे। अंडरस्टूड? चलो अब अपन इसको पीडीएफ से कर लेते हैं। पीडीएफ मैंने सेंड किया है और फॉर योर सरप्राइज कोई अमेंडमेंट आ ही नहीं रहा है इसमें। क्यों आएगा अमेंडमेंट? कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसमें देयर इज नो अमेंडमेंट टिल नाउ। अभी तक भी कोई अमेंडमेंट नहीं है। चलो नाउ जॉब वर्क के केस में क्या ये अभी अभी पढ़ा? जॉब वर्क इज नथिंग ट्रीटमेंट और प्रोसेस दैट हैव बीन अंडरटेकन ऑन अदर पर्सन गुड। बट अब कंपल्सरी याद रखना ये अदर पर्सन कौन है? दिस अदर पर्सन शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो किसी रजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स पे ही यू कैन डू द ट्रीटमेंट। डन? देन मैम includes job work include outsourced activity may or may not accumulate manufacturing। आउटसोर्सिंग ही तो है ही किसी एक्टिविटी की। मैम may और may not include manufacturing क्या हो सकता है? अरे इधर कोई मैन्युफैक्चरिंग थी क्या? नहीं, इट वॉज जस्ट कलरिंग एंड मोनो। बट सपोज करो मुझे क्या चाहिए, सपोज करो ये पूरा की पूरा यू हैव टू डिजाइन इट फॉर मी, ये पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करना इज मैन्युफैक्चरिंग। तो हो सकता है कि आउटसोर्स एक्टिविटी में रिलेट टू मैन्युफैक्चरिंग और हो सकता है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो। सिंपल। मैम और एक तकलीफ, अब क्या तकलीफ? यू आर सेइंग ना कि जॉब वर्क इज प्रोवाइडिंग सर्विस। सुनो समझो, अब भी आपने क्या बोला कि जॉब वर्क सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हाँ मैम भूल गए, क्या भूल गए? जब आपने कहा इसको कलर करना है, कलर कौन प्रोवाइड कर रहा है? जॉब वर्कर। हाँ यार ये बात तो सही है। Color is provided by whom? The color is provided by the job worker। अब तुम बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे? बोलो। अब वो तो कलर भी दे रहा है, सर्विस तो छोड़ो है ही। Composite supply में कंपोजिट सप्लाई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोला था, मूवेबल के साथ क्यों नहीं होगा मैम? क्यों नहीं होगा मैम? जैसे कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं होगा? इमूवेबल के साथ सिखा चुकी, क्योंकि इमूवेबल प्लस गुड्स को ही वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मैं ऐसे ही बोल इमूवेबल खींचो कान अपने। दैट वाज क्लास नंबर 2 कि जब यहाँ पे शेड्यूल नंबर 2 किया था, रिमेम्बर मैंने बताया था इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर अगर गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और मूवेबल के साथ के लिए क्या होता है? कंपोजिट या मिक्स सप्लाई। तो मैम ये कौन सा हुआ? एक सेकेंड। सर्विस टैक्सेबल नेचर का है, गुड्स भी अगर वो प्रोवाइड कर रहा है टैक्सेबल नेचर है, तो 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई। बट मैम प्रिंसिपल इज नॉट कि हमको कलर चाहिए, मेरे को कलर से मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है इसके ऊपर कलर करके दो, तो गुड्स बिलोंग टू मी, मेरे को इसके ऊपर कलर चाहिए, मुझे तुम्हारा कलर नहीं खरीदना। आई एम नॉट परचेसिंग योर कलर्स, आई वांट कलरिंग। समझ रहे हो? आई डोंट वांट कलर, आई वांट कलरिंग, दैट इज माय प्रिंसिपल नेचर। तो इसीलिए इवन जॉब वर्कर प्रोवाइड्स द गुड्स, बट उसका प्रिंसिपल नेचर क्या है? प्रिंसिपल नेचर इज सप्लाई सर्विस, जॉब वर्क। तो इवन ही यूज गुड्स डजंट मैटर, सप्लाई ऑफ सर्विस ही रहेगा। देन मैम व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब वर्कर? देखो अगर दोनों सेम प्लेस पे हैं तो कोई बात ही नहीं, एक ही जगह इंट्रा चल रहा है। बट सेम स्टेट में भी है, 20 लाख या 10 लाख टर्नओवर क्रॉस होगा तभी जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन चाहिए। और मैम डिफरेंट स्टेट में हो तो भी यही एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि ओनली इन केस ऑफ सर्विस इंटर स्टेट में भी 20 लाख थ्रेशोल्ड है। तो वेदर सेम स्टेट में हो या फिर अदर स्टेट में हो, मेन चीज क्या याद रखना है? 20 लाख और 10 लाख का लिमिट क्रॉस। मैम 10 लाख क्यों बोल रहे हो? स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं वेयर 20 लाख लिमिट नॉट एप्लीकेबल, 10 लाख होता है। बट अभी वो लिमिट्स हमने याद नहीं की, वो नेम याद नहीं किए, तो यू शुड रिमेम्बर 20 लाख जनरली है, कुछ स्पेसिफाइड 11 स्टेट्स हैं वहां पे 10 लाख लिमिट होता है। देन मैम
जॉब वर्कर का कुछ बताया था ना आपने, मोल्ड, डाइस, जिग्स, फिक्सचर, टूल्स, बताया था ना कि ये रिटर्न होने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज उनकी शेल्फ लाइफ कम है, रीयूज नहीं हो सकते, या फिर क्या है कि एक दो बार यूज होने के बाद गया, खत्म। तो ऐसे गुड्स को वापस रिटर्न नहीं करना होता। इफ जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड पर्सन, जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम अप्लाई, इसका मतलब क्या है? इसको अभी हम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? रीजन नंबर 1, पहला तो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट। रीजन नंबर 2, इसमें आ चुके हैं चेंजेस इसमें मतलब ये चीज अब एप्लीकेबल नहीं है। पहले तक थी कि अब आ जाएगी, एप्लीकेबल होगी, अब एप्लीकेबल होगी, अब एप्लीकेबल होगी, अब वो एप्लीकेबल अब तक नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना कि इफ जॉब वर्कर इज अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड प्रोवाइडिंग द सर्विस, मतलब जॉब वर्कर को यूं तो बोला कि भाई तेरे को रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, बट मैम याद है अब भी आपने कुछ बताया था कि वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट तो इस पे अप्लाई हो जाएगा। क्यों मैम? सपोज करो तुम्हें अभी कुछ नहीं पता आरसीएम के बारे में, बट एडवोकेट की सर्विस लेते ना, तो बिजनेस वालों को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है कुछ। मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की कोई भी सर्विस ली, कोई भी गुड्स लिए, तो ही हैज टू गेट रजिस्टर्ड। अभी अनरजिस्टर्ड है, बट ड्यू टू एनी अदर रीजन ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है। तो आरसीएम का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल टू जॉब वर्कर टू। अब और क्या है मैम? जॉब वर्कर इज सप्लायर ऑफ सर्विस। यस, जॉब वर्कर तो सर्विस सप्लायर है, वो गुड्स थोड़ी ना दे रहा है। उसका काम क्या है? सप्लाई करना सर्विस। Pays GST. If liable to register, then he will issue invoice as per section number 31. Value of supply will be calculated as per value of supply section number 30. क्या बोल रहे हो ये? अरे भाई सीधी बात, अगर मेरा जॉब वर्कर रजिस्टर्ड जॉब वर्कर है तो ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन इशू टैक्स इनवॉइस। और मैम इनवॉइस का सेक्शन किसी के साथ तो पढ़ा था, कौन से चैप्टर के साथ पढ़ाया था? वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15। टाइम ऑफ सप्लाई के साथ, टाइम ऑफ सप्लाई के साथ सेक्शन नंबर 31 वी हैव डन। याद आता है? टाइम ऑफ सप्लाई के पहले इनवॉइस कब कब जनरेट होना चाहिए वो था। इनवॉइस में क्या क्या होना चाहिए वी विल डू। बहुत एलिमेंट्री चैप्टर है, बट इनवॉइस कैसे बनता है, क्या होना चाहिए, दैट इज गिवन इन योर इनवॉइस चैप्टर। तो मैम वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या लिखा है वहां कि इफ तुम रजिस्टर्ड हो, टैक्स इनवॉइस बनाते, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करोगे? मैम वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी कैलकुलेटेड एज पर, वो अभी किया ना वैल्यू ऑफ सप्लाई में, सेक्शन नंबर 15। अंडरस्टूड? तो वही चीज बोल रहे कि अगर रजिस्टर्ड है तो सब एप्लीकेबल है उस पर, आरसीएम भी, सब कुछ, एवरीथिंग इज एप्लीकेबल। मैम इसका मतलब अगर गुड्स है, वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ सर्विस। अब एक चीज और इसमें, मैम जॉब वर्कर क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है, बट कोई गुड्स है, स्पेसिफिकली ही वांट टू चार्ज फॉर द गुड्स, तो इनवॉइस सेपरेटली मेंटेन करो। अलग से इनवॉइस में बताओ कि वो सर्विस का चार्ज है और ये मेरे गुड्स का चार्जेस है। तो अगर मैम सेपरेटली बताया कि देखो कलरिंग के लिए तो 10,000 रुपीज पर कॉपी का, सपोज करो कलरिंग 1000 का है, बट कलर के चार्जेस 500 है, तो इनवॉइस में सेपरेटली लिख के दो जॉब वर्कर कि दिस इज द कलर का चार्ज, दिस इज योर सर्विस का चार्ज। तब तो गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स भी होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस भी होगा। बट तुमने मिक्स करके बोल दिया 1500, तो तुम क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस ही मान सकते हैं। तो आइदर यू शुड मेंटेन सेपरेटली कि देखो गुड्स का इतना चार्ज, सर्विस का इतना, तो ठीक है। इफ यू कैन नॉट मेंटेन सेपरेटली, तो वो प्रिंसिपल नेचर तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। करते हैं ना? सपोज करो मैंने बोला कि ये बुक खरीद लो, कुरियर चार्जेस मैंने उसमें इंक्लूड कर दिए, और हो सकता है कुरियर चार्जेस अलग से बता दूंगी कि ये कुरियर चार्जेस अलग है, तो डिपेंड करता है ना, गुड्स का है तो उसी में इंक्लूड कर दो अमाउंट, नहीं करना तो सेपरेटली बता दो कि सर्विस का इतना पैसा एंड गुड्स का दिस इज द चार्ज। अंडरस्टूड? मैम ये क्या है? आईटीसी टू द प्रिंसिपल, क्या बोलना चाह रहे हो? आईटीसी टू द प्रिंसिपल बताया था ना मैंने, क्या बताया था मैम कि इफ प्रिंसिपल वांट टू रिसीव इनपुट टैक्स क्रेडिट, प्रिंसिपल भाई साहब को इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए, द फर्स्ट थिंग इज
he should receive the goods. बट मैम नहीं रिसीव कर पाएगा तो डायरेक्टली सेंड टू द जॉब वर्कर प्रीमाइस चलेगा. अब मैम इफ प्रिंसिपल वांट टू टेक आईटीसी तो ले सकता है वेदर इट इज इनपुट और वेदर इट इज कैपिटल गुड्स, बट इनपुट शुड रिटर्न इन 1 year एंड कैपिटल गुड्स शुड रिटर्न इन 3 years. नहीं रिटर्न हुए तो else it will be treated as what? Supply. क्या मानेंगे इसको अब्दुल? It will be treated as supply. अब मैम सप्लाई तो मान लो कब से? जिस दिन तुमने सेंड किया था. तो प्रिंसिपल लाइबल टू पे टैक्स एज वेल एज इंटरेस्ट. अब मैम सपोज करो क्या दिस आर सेंड डायरेक्टली टू जॉब वर्कर या फिर प्रिंसिपल के प्रीमाइस से गए. अब नया पॉइंट है. नया पॉइंट क्या है? सपोज मेरे प्रीमाइस से, प्रिंसिपल के प्रीमाइस से आई एम सेंडिंग द गुड्स, ऑप्शन 1, या फिर डायरेक्टली जिससे मैंने परचेज किया वहां से डायरेक्टली सेंडिंग द गुड्स टू द जॉब वर्कर का प्रीमाइस. समझ रहे हो? 2 कंडीशन. या तो मेरे यहाँ से भेजूंगी प्रिंसिपल, इफ इट इज नॉट फ्रॉम दैट प्लेस, जॉब वर्कर के प्रीमाइस पे डायरेक्टली जहां से मैंने खरीदा वो जा रहा है. तो मैम क्यों ऐसा देख रहे हो? कहाँ से, कौन सी डेट होगी जहां से हम मानेंगे कि ये डीम्ड सप्लाई है? वो डेट भी तो देखनी पड़ेगी. तो मैम इफ यू आर सेंडिंग द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम योर प्रीमाइसेस तो क्या होगा? और जब डायरेक्टली रिसीव होता है तब क्या होगा? तो अगर डायरेक्टली मैं भेज रही हूँ कि वहीं से वहीं जॉब वर्कर के प्रीमाइस पे भेज दो, तो डेट व्हेन ही रिसीव्स, व्हेन जॉब वर्कर रिसीव, जिस दिन जॉब वर्कर ने अपने पास रिसीव कर लिया दैट डेट, वो डेट क्या कंसीडर होगी? यहाँ से इफ 1 year के अंदर रिटर्न नहीं होता तो फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट से इट इज सप्लाई. बट मैम आपने अपने प्रीमाइस से भेजा है तो व्हेन यू द डेट यू सेंड इट, जब मैंने सेंड किया, दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है? डायरेक्टली सेंड कर दिया तो उसको मिलने तो दो, लेट इट रिसीव, ठीक है. बट अगर मैं सेंड कर रही हूँ तो मैंने कब सेंड किया था? यहाँ से, मेरे यहाँ से कब मूवमेंट हुआ था? मैम ये डेट कहाँ पता चल जाएगी? ई वे बिल में भी पता चल जाएगी. तुम्हारा ई वे बिल कब जनरेट हुआ? जिस दिन मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसी दिन तो यू हैव टू जनरेट ई वे बिल. अंडरस्टूड? फिर अगेन सेक्शन नंबर 143 सेम चीज बोला है कि ओवरऑल जॉब वर्कर का थिंग अप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन. नाउ गुड्स कौन से जा सकते जॉब वर्कर को? इट कुड बी इनपुट, इट कुड बी कैपिटल गुड्स, बट ये वही मोल्ड, जेक्स, फिक्सचर नहीं होना चाहिए. एंड इट शुड रिटर्न इन 1 year और 3 year एज द केस में बी. मैम एक्सटेंशन कितना है? एमसीक्यू. इनपुट पे 1 year का एक्सटेंशन एंड कैपिटल गुड्स पे फ्रॉम द कमिश्नर यू कैन हैव 2 years का एक्सटेंशन. तो दिस इज द पॉइंट ऑफ व्हाट? एमसीक्यू. फिर मैम नाउ सपोज ये 1 year है, ये 3 year है. इफ यू फेल टू रिटर्न इट बैक ऑन टाइम, बोला था ना इट इज डीम्ड सप्लाई. नहीं रिटर्न होता है तो इसको क्या बोलते हैं? डीम्ड सप्लाई. और अगेन टैक्स प्लस इंटरेस्ट यू हैव टू पे. ठीक है मैम. चलो हम जॉब वर्कर के प्रीमाइस पे चले गए. ये रहा जॉब वर्कर का प्रीमाइस. कैन जॉब वर्कर सेंड इट टू अनदर जॉब वर्कर? बोला था यस. मैम कैन ही सप्लाई डायरेक्टली फ्रॉम जॉब वर्कर प्रीमाइस? हाँ कर सकते हो. यू कैन इवन सप्लाई डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब वर्कर का प्रीमाइस. मैम अगर ऐसा है कि वी कैन सप्लाई डायरेक्टली तो अगर टैक्स है तो टैक्स पे करो. ये क्या है? और टैक्स मत भी पे करो, बिकॉज इफ यू डू डायरेक्टली एक्सपोर्ट फ्रॉम जॉब वर्कर का प्रीमाइस तो तुम्हारे ऊपर या तो पे द टैक्स या फिर एलयूटी बॉन्ड. एक्सपोर्ट के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल. फिर इसके बाद यहाँ पे बोलता है ये एक्सेप्शन क्या है? वेट अभी करते कि ये वाला एक्सेप्शन क्या है. दिस ऑलरेडी ये भी हमने अभी डिस्कस किया है, बट पहले फ्लो में चलते हैं. तो मैम या तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं या डोमेस्टिक ट्रांसफर भी कर सकते हो फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ जॉब वर्कर. मैम हमको तो अनदर जॉब वर्कर को सेंड करना है, कर दो. इफ यू वांट टू सेंड टू अनदर जॉब वर्कर चालान बनेगा. पर मैम ये चालान कौन इशू करेगा? याद है मैंने कहा था डॉक्यूमेंट. जब भी तुम ट्रांसफर करते हो प्रिंसिपल एक डॉक्यूमेंट देता है ट्रिपल कॉपी में, तो दैट इज नोन एज चालान. तो इवन जॉब वर्कर भी इशू कर सकता है और प्रिंसिपल भी कर सकता है.
मैम जॉब वर्कर एंडोर्स भी कर सकता है, यस, जॉब वर्कर कैन आल्सो एंडोर्स, अगर वो किसी और जॉब वर्कर को गुड सेंड कर रहा है तो दैट चालान कैन बी एंडोर्स्ड। मैम गुड सेंड डायरेक्टली बाय सप्लायर टू जॉब वर्कर, ये चीज हमने करनी ली क्या बार बार कि व्हेन डायरेक्टली गुड्स आर सेंड बाय सप्लायर टू जॉब वर्कर, सप्लायर टू जॉब वर्कर का मतलब क्या है, जहां से मैंने परचेस किया डायरेक्टली वहीं से गुड्स कहाँ चले गए, जॉब वर्कर को। तो मैम जब जहां से गुड्स आपने परचेस किया वहीं से चले गए किसको, जॉब वर्कर को, तो प्रिंसिपल सप्लायर को प्रिंसिपल के नाम पे ये चालान इशू करना पड़ेगा। हु विल इशू, सप्लायर इशू द इनवॉइस इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। ये मुझे कुछ याद आ रहा है, ये कोई कॉन्सेप्ट है, सप्लायर ने कॉल किया और बोला डायरेक्टली उसको दे दो, बिल टू शिप टू प्लेस ऑफ सप्लाई में बिल टू सप्लाई, बिल टू शिप। सप्लायर विल इशू इनवॉइस, ठीक है, नाम किसका, प्रिंसिपल का, और शिपिंग किसको हो रही है, जॉब वर्कर को। तो ये वही नहीं हो गया, बिल टू शिप टू ही तो है कि इनवॉइस जनरेट करेगा सप्लायर इन द नेम ऑफ बायर, बट शिपिंग किसी और को हो रही है, तो बोलता है ही विल इशू इनवॉइस इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, और उसमें कंसाइनी किसको मेंशन करेगा, जॉब वर्कर, बिकॉज शिपिंग इज डन टू जॉब वर्कर। अंडरस्टूड मैम। डायरेक्टली इंपोर्ट भी तो हो सकता है, इफ गुड्स इंपोर्टेड सेंड डायरेक्टली, मैंने बाहर से इंपोर्ट कराए थे गुड्स और डायरेक्टली जॉब वर्कर को दे दिए, तो बिल ऑफ एंट्री में यू विल मेंशन द नेम ऑफ जॉब वर्कर। क्यों मैम, याद करो, हु एक्ट टू बी द ओनर, याद है तुम्हें, प्लेस ऑफ सप्लाई में आई सेड कि इंपोर्टर की भी डेफिनेशन है, आइदर द ओनर और द पर्सन हु एक्ट्स टू बी द ओनर। मैम द पर्सन हु एक्ट्स टू बी द ओनर अभी जॉब वर्कर है, तो बिल ऑफ एंट्री में किसका नाम आएगा फिर, जॉब वर्कर का। अब तुम एक चीज बताओ, सुन लिया एक बार, अब वो रीडिंग में समझ नहीं आ रहा कि वही वही लिखा हुआ है, सेम चीज है। इसके बाद डन, यस, ये क्या है मैम, जब भी क्या होता है ना, गुड्स आर सेंट टू द जॉब वर्कर, तो प्रिंसिपल को क्या करना पड़ता है, प्रिंसिपल को ये सारी डिटेल देनी पड़ेगी। चालान जब वो इशू करेगा ना, प्रिंसिपल चालान इशू करेगा, किस दिन सेंड किया, डिलीवरी चालान कितने, 1 2 3 4, नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, एचएसएन कोड, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सब उसको ट्रिपल कॉपी में देना पड़ता है। मैम ये टैक्सेबल वैल्यू क्यों दे रहे हो, इफ यू डू नॉट रिटर्न विद इन 1 ईयर, तो पता तो होना चाहिए कि इतने वैल्यू के गुड्स गए थे। आर यू गेटिंग, उसका टैक्स रेट क्या था उस टाइम, तो ऑल दिस थिंग्स टू बी मेंशन ट्रिपल कॉपी में। अब तुम ही बताओ, एक कॉपी खुद रखेगा और 2 कॉपी कहाँ जाएगी, एक जॉब वर्कर के पास, एक ट्रांसपोर्टर के पास तुम्हारी कॉपी जाएगी। और मैम ये क्या लिखा है, मेरे को याद नहीं आ रहा, तुम बताओ बिल, क्या बताया था ईवे बिल के रिस्पेक्ट में, irrespective of the value, अगर movement of goods. जस्ट मूवमेंट। आया, पता है क्या हुआ तुम्हारे साथ, अभी अभी जॉब वर्कर खत्म हो गया, इतने छोटे 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 से चैप्टर्स हैं, अब यू हैव ओनली 20 मिनट्स, सिर्फ 20 मिनट्स एंड जॉब वर्कर के क्वेश्चन करो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लेट मी एक बार चेक भी कर लेती हूँ, वी हैव द पीडीएफ, कोई अमेंडमेंट नहीं है जॉब वर्कर में, जीवन के वो अमेंडमेंट उनके रहे नहीं, तो यू हैव टू डू द क्वेश्चंस, तो अभी हम फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड जॉब वर्क के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। लेट मी चेक। Ma'am, can 2 or more principals can declare job worker place as additional place of business? हाँ कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट योर ब्रांच, तुम बोल रहे हो बस एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस है, तो दूसरा प्रिंसिपल भी कर सकते।
only 2 questions of job work. So are you getting the importance of the chapter? बहुत important. So just go to the summary also. 21.1. Within 20 minutes complete this. एक बार reading कर लो and complete this only 2 questions. मैम बोलो मैम एक्सटेंशन वाला क्या है मैम पॉइंट एक्सटेंशन 1 year and 3 years कैसा होता है कि सपोज ड्यू टू सम रीजन अब कोविड आ गया था एग्जाम्पल ले ली 1 year में नहीं रिटर्न ही नहीं हो पा रहा क्यों कोविड के टाइम तो सब चीजें बंद हो गई थी तो वी नीड एक्सटेंशन ना तो ऐसे जेन्युइन रीजन कुछ है तो 1 year का एक्सटेंशन प्लस 1 year यू कैन टेक कि सपोज स्ट्राइक चल रही थी 6 months से कोई काम ही नहीं हुआ अब कैसे हमारा काम ही नहीं हुआ बल्कि के सारी चीजें 1 year के अंदर नहीं रिटर्न हो पा रहा गिव अस एक्सटेंशन तो इनपुट के लिए 1 year एक्सटेंशन एंड कैपिटल गुड्स के लिए अगेन 2 years का एक्सटेंशन ठीक है years के लिए शायद मैम और एक आगे डीम्ड सप्लाई क्या है मैम फिर से बोलो डीम्ड सप्लाई हाँ क्योंकि तुम लेट थे ना दिक्कत ये है हाँ हाँ डीम्ड सप्लाई एक्चुअल में सप्लाई नहीं है वो बिकॉज विदाउट कंसिडरेशन प्रिंसिपल इज गिविंग टू जॉब वर्कर है ना जब प्रिंसिपल जॉब वर्कर को गुड्स दे रहा है कोई कंसिडरेशन है क्या नहीं उल्टा वो तो उससे काम करवा रहा है मैम विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1 अप्लाई करके देखो अप्लाई नहीं होगा ना तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है ना एजेंट प्रिंसिपल ना रिलेटेड पर्सन एंड दैट इज नॉट इवन अ परमानेंट ट्रांसफर ये तो टेम्पररी बेसिस का है 1 year के अंदर इट शुड रिटर्न तो सप्लाई का है ये नॉट अ सप्लाई बट इफ यू फेल टू रिटर्न इट विद इन 1 year और 3 year एज द केस में भी तब तो मानना पड़ेगा कि ये सप्लाई डीम्ड रिगेटिंग दैट्स व्हाई मैम प्रिंसिपल आके जॉब वर्कर को फर्स्ट टाइम आके गुड्स बेचता है तो आके सप्लाई नहीं है टैक्स भी नहीं लगेगा ना मैम तो वही तो बोल रही हूँ कि ये विदाउट कंसिडरेशन सेंड कर दिया कि भाई कलरिंग करके दो तो तुमने कुछ चार्ज थोड़ा ना किया बट रिमेंबर अब विदाउट कंसिडरेशन इट इज डीम्ड सप्लाई वी हैव टू अप्लाई ना वेयर कंसिडरेशन इज नॉट वैल्यू ऑफ सप्लाई के रूल्स वी विल अप्लाई कि ओपन मार्केट वैल्यू क्या है ये क्या है वो क्या है या ओके मैम मैं आके आंध्र प्रदेश में हूँ आप आके पुणे में हो मैं आपको गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ तो विदाउट सप्लाई मीन्स मैं आगे कोई टैक्स पे करना कोई जरूरी नहीं है बट आके आप चार्ज कर रहे हो ना मैम कंसिडरेशन चार्ज कर प्रिंसिपल टू जॉब वर्क है ठीक है तो रिलेशन क्या प्रिंसिपल जॉब वर्कर का पहली चीज नाउ इफ यू आर सेंडिंग मी मैं जॉब वर्कर हूँ यू आर प्रिंसिपल यू आर सेंडिंग मी गुड्स तो व्हाई यू विल चार्ज तो मुझे करना चाहिए सर्विस का तो वो तुमने गुड्स दे दी अब ना तो ये अप्रूवल बेसिस की गुड्स थे और विदाउट कंसिडरेशन तो शेड्यूल 1 अप्लाई होता है एंड शेड्यूल 1 तो इन एनी केस यहाँ अप्लाई नहीं होगा इज इट परमानेंट ट्रांसफर तो बिजनेस असेट परमानेंट ट्रांसफर वाला भी नहीं हो सकता एजेंट प्रिंसिपल हम है नहीं देन रिलेटेड एंड डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन भी नहीं है और इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी नहीं है तो चारों कंडीशन ऑफ शेड्यूल 1 नॉट एप्लीकेबल तो ये तो सप्लाई नहीं है इसलिए वो वर्ड क्या लिखा है माना जबरदस्ती जिसको बोलते हैं ना डीम्ड एज सप्लाई आफ्टर 1 year ऐसा ठीक है ओके मैम बट आगे टैक्सेबल कब होगा बोले तो कब आके आपका सर्विस आफ्टर 1 year और 3 year या फिर अगर एक्सटेंडेड टाइम मिला है तो वो एक्सटेंडेड टाइम बाद इट इज सप्लाई बट सप्लाई नॉट फ्रॉम आफ्टर 1 year जिस दिन तुम्हें सेंड किया था ना या फिर जिस दिन तुमने रिसीव किया एज द केस में भी फ्रॉम दैट डेट ये मान लिया जाएगा कि वहीं से सप्लाई हो चुका था टैक्स एंड इंटरेस्ट वी विल अप्लाई या ओके मैम बट आके कंसिडरेशन जो भी चार्ज कर रहा हूँ चालान में क्यों लिखा है टैक्सेबल वैल्यू कि आज जब सेंड कर रहे थे उसकी वैल्यू इतनी थी यू हैव योरसेल्फ मेंशन उसके बाद अगर तुमने गलत मेंशन किया तो वो फिर असेसमेंट वगैरह सब होता ही है मैम ये जो भी कंसिडरेशन आप चार्ज करते हो एज ए जॉब वर्कर उस पे टैक्स लगेगा ना मैम जब टैक्स लगेगा see these are two different supply ओके सप्लाई आप गुड्स जॉब वर्कर को दे रहा है वो सप्लाई नहीं है बट जॉब वर्कर प्रिंसिपल को दे रहा है दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस ठीक है टाइम पे आ जाओ
then you will not find this difficulty. मैम कल कल बहुत अच्छा था मैम, अच्छा रहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत मजा आया मैम। मुझे आगे एक ऑब्जर्व किया कि एक लाइफ की सिचुएशन रहती है ना मैम, अप्स एंड डाउन, हर एक की लाइफ सुन रहा हूँ। सबकी लाइफ में ऐसा नहीं है, कोई भी, कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, कुछ लोग फील करते हैं, कुछ लोग फील नहीं करते। कोई लोगों को एक्सप्रेस करना नहीं आता मैम। एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता। देखो अभी जैसे इफ आई टॉक अबाउट लक्ष्मी, व्हाई शी इज स्टडिंग आफ्टर मैरिज, हो सकता है कुछ उसका भी अपना स्ट्रगल है। अरे भाई, आफ्टर मैरिज विद अ बेबी ऑब्वियसली चीजें डिफिकल्टी होती है, क्योंकि आप बच्चे को नहीं समझा सकते कि मेरी कितनी इंपॉर्टेंट पढ़ाई चल रही है। ठीक है, वो उठ जाती है तो शी मैसेज मी कि मैम वो परेशान कर रही है, आई कैन नॉट स्विच ऑन माई वीडियो। उसके साथ फिर इसको संभालो और सुनना नहीं हो पाता। मतलब कार्तिक के कुछ हेल्थ इश्यूज थे, लास्ट टाइम ही मिस्ड, वो एक स्ट्रगल ही है। तुम्हें नहीं पता एक चीज भी छोटी सी तुमको क्या दिक्कत दे जाएगी। तो एवरीवन इज हैविंग अ स्ट्रगल। अक्षय आई गेस ही इज, हो गया, इसको भी बहुत टाइम हो गया है, बट मैं मानती हूँ कि अगर हो गया है तो गिव अप करने का तो चॉइस नहीं है। अब तुम गिव अप करोगे तो करोगे क्या। और मैंने कल इसलिए स्पेसिफिकली, एक स्टूडेंट है 11 इयर्स, सीए बनने के लिए 11 साल लग गए। प्रियंका था मैम। नहीं, शी इज नॉट, दैट वाज ज्योति, आई थी, ज्योति थी। तो शी टुक 11 इयर्स। मैं लिटरली बता रही हूँ, शी वॉज सो मच, उसका हेल्थ इशू इतना बढ़ गया था। जब वो, शी वॉज एक्सपेक्टिंग फर्स्ट टाइम जब वो मेरे साथ क्लास में थी, मैम इस बार क्लियर होगा, नहीं हुआ। उसकी फ्रेंड का भी नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ। एट दैट टाइम शी वॉज एक्सपेक्टिंग। समझ रहे हो क्या हुआ? उस स्ट्रेस में शी लॉस्ट द बेबी। समझो मैंने वहां क्यों नहीं बोला, बिकॉज शी वॉज देयर। इतना स्ट्रेस सीए का, नॉट गुड। फिर उसको समझाया कि अभी नहीं करना, पहले तो 1 वीक अपने आप को दे देने का, संभल जाना। संभली, फिर से किया, फिर से रीजॉइन किया उसने वापस क्लास। दूसरी बार क्लास ज्वाइन की, मैम इस बार हो जाएगा, आईडीटी एग्जाम हुआ। तब उसको बोला था कि एक होप दिख गई है, कुछ एग्जाम हुआ है, इसका मतलब आगे एग्रीगेट की प्रॉब्लम कम होगी। मैं नहीं बोल रही नहीं होगी, एग्रीगेट की प्रॉब्लम कम होगी। देन दिस इज द अटेम्प्ट, नाउ शी इज हियर। और इतना रोई है ना वो कॉल करके कि मैम हो गया, क्योंकि व्हाट शी लॉस्ट वो बहुत अलग है। फिर एक थी दिव्या, सुपर रिच, अच्छी रिच थी। कोविड टाइम पे उनकी पूरी फैक्ट्री बंद। सब कुछ जो बोलते हैं ना, यहाँ से इंसान कैसे यहाँ आ सकता है। आई विल शो इवन इन माई डीटी का बुक पे, दिव्या केसवानी इज देयर। उसका था मैम नहीं हो रहा, मैंने कहा कुछ मत कर, क्लास अटेंड करती रहे। शी लेफ्ट द क्लास की मैम हो ही नहीं रहा, इधर नहीं हो रहा, उधर नहीं हो रहा, करूंगी क्या सीए करके, कुछ नहीं होगा मेरे से। मैंने कहा मत कर, क्लास में बैठ, नहीं पढ़ते वरना मत पढ़। शी वॉज नॉट इवन पिकिंग द कॉल, इतना उसका वो था। मैंने कहा दिव्या फोन उठाना पड़ेगा। उस बार उसने अटेंड किया, 195 पे नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं हुआ ना, ऐसा तो नहीं है कि हो नहीं सकता, फिर से पढ़। फिर शी रीजॉइन द क्लासेस, दूसरी बार क्लास रीजॉइन की। अगेन वही था, स्ट्रगल इतनी बड़ी थी उसकी तो कि आप यहाँ से यहाँ आ चुके हो, आपके पास नहीं है सैलरी देने के लिए, पैसा नहीं है, 20 लाख कहीं अटके है, कहीं कुछ अटका है। मैम नहीं हो रहा। मैंने कहा पढ़ ले, क्लास में जितना हो रहा है उतना पढ़ ले। दैट अटेम्प्ट अगेन डॉट एट 200, सीए दिव्या केसवानी। तो अपनी क्या स्टोरी है बताओ, क्या तुम वहां से यहाँ? नहीं, हम ऑलरेडी अगर यही हैं, यहाँ से उठता ही जाना बनता है, बट जो वहां से यहाँ है ना, उसका तकलीफ बहुत है। तो मैंने मतलब मेरे पास जितने भी स्टूडेंट है ना, एवरी स्टूडेंट हैव अ स्टोरी। हर स्टूडेंट की अपने आप की एक स्टोरी है। एक और है कीर्ति, यू विल फाइंड इन माय डीटी। तब ऑप्ट आउट का ऑप्शन था, मैम ऑप्ट आउट करना है, क्योंकि एट दैट टाइम मैंने चारों सब्जेक्ट लिए थे, एएमए भी लिया था, इसका भी लिया था, सारे सब्जेक्ट पढ़ा रही थी उस वक्त में, चारों। मैम इसने, वो बहुत डाउट पूछती थी मुझसे, बहुत डाउट पूछती थी। एग्जाम के 2 दिन पहले उसके डाउट नहीं आ रहे, मुझे क्लिक हो जाता है। इफ आई कनेक्ट अ स्टूडेंट, ऑब्वियसली क्लिक होता है कि ये बच्चा पूछ क्यों नहीं रहा है, या तो गिव अप करके बैठा है, या तो बहुत इंडल्ज हो गया कि अब मैं जो होगा पूछ के क्या है। मैंने 2 दिन पहले बोला क्या हुआ कीर्ति? मैम ऑप्ट आउट करना है।
मैंने उसको एक ही वर्ड बोला, कीर्ति क्लास में देखा है, सब किया है। मैंने कहा अगर नहीं गई ना एग्जाम देने, बात मत करना, मैम कभी जीवन में बात नहीं करेंगी। और यही मैंने बोला था। एंड लिटरली द रिस्पेक्ट आई रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट, वो बोली मैम ये मत बोलो मैं चली जाऊंगी, लेकिन ये मत बोलो कि लाइफ टाइम बात नहीं करोगे। जिस दिन रिजल्ट आया, जो भयंकर रोके बोली कि मैम अच्छा हुआ भेज दिया। क्यों? .200 पे सीए की थी। सो आर यू गेटिंग? गिव अप करने से क्या मिलता? वो प्रिपेयर कर रही होती। शी क्राइड सो लाउडली ऑन कॉल, इतना रोई है वो कि मैम अभी मैं बैठ के पढ़ रही होती और आज 200 पे वो 2 वर्ड मिल गए। एंड नाउ शी इज वर्किंग इन अ बिग 4। तो एवरी स्टूडेंट हैज अ स्टोरी, चाहे आप गिव अप करो, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस देखो, या फिर यू सी कि 11 इयर्स तो ऑलरेडी पेशेंस का कहानी होती है। 11 इयर्स पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाके वो सीए मिल रहा है। सो व्हेन अ स्टूडेंट सेज ना मैम 100% हमने कर लिया, रुको सब्र करो, अभी 100% तो चालू ही नहीं हुआ है तुम्हारा। ठीक है, तो मेरा हमेशा मानना है ये बहुत सारा मत लो। इफ यू आर, मैं बार बार हर चीज ये हर क्लास में रिपीट करती हूँ। लास्ट टाइम अगेन मैं नाम भी अगर लूँ तो जया वुड नो दैट गर्ल, पल्लवी की फ्रेंड है। शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर AIR, बहुत अच्छा पढ़ रही थी नो डाउट, बट क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई थी एंड शी वॉज ट्राइंग फॉर AIR। मैंने उस वक्त भी बोला था बोथ ग्रुप पे मत जाओ, बट मैं किसी स्टूडेंट को फोर्स नहीं कर सकती। आई कैन नॉट फोर्स अ स्टूडेंट कि डोंट गो फॉर बोथ ग्रुप। तुम्हारी इच्छा है तुम जाओ। 3 मंथ्स इतना पढ़ा कि क्लासेस भी ओवरऑल कैसे भी कंप्लीट करने की रख ली। एंड अक्टूबर में जब एक्चुअल में पढ़ना चाहिए था, क्या आ गया? सेचुरेशन, पढ़ते ही नहीं बनना। और बताया भी नहीं मैम को, वो नहीं बता सकते क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली रहता है ना कि मैम अब कैसे बोले। फिर भी बीच बीच में मैम आज मन नहीं लग रहा, दे दिया मोटिवेशन की पढ़ ले, ये हो गया वो हो गया। अल्टीमेटली आफ्टर द एग्जाम व्हेन आई कॉल्ड, क्या हुआ मैम? एंड में आते आते तो बोथ ग्रुप से हाथ जोड़ लिए कि नहीं हो पाएगा, पता है मेरे को, पता है मुझे फिर से प्रिपेयर करना है। सो दिस इज द थिंग। बहुत सारा लेने के चक्कर में पता है क्या हुआ? वो अटेम्प्ट गया। एंड इफ शी वुड हैव गिवन 1 ग्रुप, कोई भी एक, मैं ये नहीं बोलती पास होती, बट शायद वो एक ग्रुप प्रिपेयर हो जाता। अब क्या हुआ? ना इधर के रहे ना इधर के रहे। whenever you want to go for both group, wise decision is very much needed। both group हलवा है क्या? सिंगल ग्रुप हलवा नहीं है तुम्हारा। both group समझ लो, वो 16 days मेंटेन करना प्रेशर। इधर हुआ फिर से नया पेपर, इधर हुआ नया पेपर, और फिर कितने पेपर 8 में से जरूरी 8 के 8 अच्छे ही जाएंगे। तुम्हारा होता है डीटी के प्रेशर में तुम आईडीटी बिगाड़ोगे। कल भी मैंने क्लास में बताया था, कल जब हुई थी, कितने स्टूडेंट, डीटी का पेपर इस बार का टफ था, नो डाउट इट वाज टफ। एंड लिटरली स्टूडेंट्स कॉल्ड मैम, दिव्या, दीक्षा गोयल कल जो थी, कॉल करके मैम उसका बोल रही सुबह 7:30 को शी कॉल्ड मी नेक्स्ट डे, जब दूसरे दिन आईडीटी का पेपर है। मैम नहीं पढ़ते बन रहा, नहीं हो रहा, आप हम लोग ने तो ये भी सॉल्व किया, हमने वो भी सॉल्व किया, ये भी कर लिया वो कर लिया। मैंने कहा दीक्षा, आज अगर आईडीटी नहीं पढ़ा तो बहुत बड़ा रिग्रेट होगा, क्योंकि आई नो दैट गर्ल। निशांत इज ऑल्सो, मुझे पता था कि नहीं ये पास होने वाले बच्चे हैं, रट के रखा है डीटी आईडीटी, इतना अच्छे से करके रखा था कि आईडीटी वो एक दिन में इतना टाइम वेस्ट करने के बाद भी रिवाइज किया विद क्वेश्चन। द टेक्निक वही तो है जो अपन कर रहे, वही कर रहे हैं। अब क्या हुआ? अगर वो उस दिन नहीं करते ना, रो रहे थे डीटी गया डीटी गया, मैंने कहा जाने दो, मैं खुद बोल रही हूँ, तुम मुझे कॉल करोगे और बोलेगे मैम सीए हैं हम। क्या हुआ? कल कॉल आया, पहला लाइन क्या निकली? मैम अच्छा हुआ उस दिन समझ गए। तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर। हमारी गलती होती है एज अ स्टूडेंट, ये बिगड़ गया, बैठ रहे रो रहे, क्या हो जाएगा? आई ऑलवेज सजेस्ट पेपर दो, अच्छे से फाड़ दो उसको, खत्म। नेक्स्ट पेपर मेरा ऑडिट है, नेक्स्ट पेपर मेरा लॉ है, नेक्स्ट पेपर ये है, वही करना है। रिजल्ट से पहले खुद ही रिजल्ट कैसे डिक्लेयर कर सकते हो? हाउ कुड यू डिक्लेयर? पलक कल थी, पलक की स्टोरी बताती हूँ। शी इज अ सीए, बट एक्चुअल में उसकी जो कॉपी थी ना, कॉपी में शी फेल्ड। उसका 39 मार्क्स थे। वो कौन सा था? आई गेस इट वाज SCMP सब्जेक्ट, मुझे सब्जेक्ट अब याद नहीं है,
बट ग्रेस मार्क्स किसने दिए? इंस्टीट्यूट ने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। तो जब हम बोलते हैं ना स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है नेगेटिव, तो उसने मेरे को बोला मैम ये क्या हो रहा है, मेरे तो टोटलिंग ही नहीं बन रही। नहीं, शी क्लियर्ड, बट उसका एग्रीगेट नहीं था। एग्रीगेट के उन्होंने 2 नंबर बढ़ा के दिए थे उसको। इंडिविजुअली एवरी सब्जेक्ट शी क्लियर। तो बोले मैम ये तो मेरे रिजल्ट में इफेक्ट नहीं आएगा। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, ग्रेस मार्क्स मिले। तो यू आर नाउ अ सीए, और भूल जाओ इस चीज को कि अब तुम सीए हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे रिजल्ट। तो कितनी स्टोरी बताऊं तुमको? जब अगर बुरा रिजल्ट है तो अच्छा भी है। 2 मार्क्स देना किसी को, स्टूडेंट को, कोई सीए नहीं होने से सीए हो गया उसी अटेम्प्ट में। तो शी वाज लाइकली इन एग्रीगेट एक्चुअली। उसी पलक का बताती हूँ, टीडीएस टीसीएस में ऐसे ना कि टीडीएस में ये चीजें लिखनी ही पड़ती हैं। जब उसने अटेम्प्ट दिया, कॉपी फिर भी मंगवाई, एंड एक आंसर में सारी चीजें लिखी 4 आउट ऑफ 4 इन टीडीएस। क्या बोल रही हूँ मैं? 4 आउट ऑफ 4 इन टीडीएस। और वही दूसरा टीडीएस के क्वेश्चन में शी मिस्ड अ पॉइंट, 4 में से शी गॉट 1.5। क्या प्रूफ करता है? इंस्टीट्यूट को वो दे दो जो उनको चाहिए, वो तुम्हें मार्क्स दे देगा। एंड दैट नीड एफर्ट, एनालिसिस। तुम लोग क्या जाके बस लिख के आते हो? वो ऐसे नहीं चलता है। These are the reason for multiple attempts। और वो सुनना, वो पूरा जितना उन्होंने बोला, जो हमने किया, you will literally find कि एक एक की स्टोरी भी है। स्वाति was there, ऑडिट का पेपर बिगाड़ के आई, और वो पिछले अटेम्प्ट में ही सी होती। She was afraid of audit, जाके लिख के नहीं आई, आते करते बैठ भी गई वहां एग्जाम हॉल में, मैम लिखते नहीं बन रहा, मैम लिखते नहीं बन रहा। उसी वक्त मैंने कहा था कि ये सिर्फ फोबिया था जिसने अटेम्प्ट बिगाड़ दिया। और लिटरली एसएफए में एग्जाम्ड, जब एक एग्जाम थे तो तुम्हारा 40 भी आते थे ऑडिट में, तो क्या होता था 77 मार्क्स इन एसएफए। तुम तो उसी अटेम्प्ट में क्या थे, सीए थे। लिख के तो आते तुम ऑडिट में, क्या होता तुम पिछले अटेम्प्ट में तुम सीए थे। कितनी स्टोरीज चाहिए? तो दिस इज समथिंग, यहाँ से माइंड गेम। मैम आपका नेचर क्या है पता है? You are thinking others' point of view. तो एज अ टीचर As well as you are emotionally connected with the students. इट्स नॉट ओनली इमोशनली कनेक्टेड, एक ये चीज भी होती है कि व्हेन यू, अभी मैं पर्सनल अटेंशन पे हूँ, मैं अक्षय को जानती हूँ, अब मैं सचिन को जानती हूँ, मैं तुम्हें जानती हूँ। जैसे मैंने तुम्हें क्या बोला, लिखने में कमजोरी है, अभी लिखना नहीं आता। तो दैट इज द रीजन, बिकॉज आई पर्सनली कनेक्ट। अब मैं जी ड्राइव के स्टूडेंट को इतना नहीं जानती, कैसे जानूंगी? क्योंकि उनके ऊपर रहता है, उनको डाउट आएंगे वो पूछेंगे, मैं थोड़ा ना बार बार पूछ सकती हूँ कि तुम्हें डाउट है या नहीं है। तो वो पर्सनल कनेक्टिविटी का इम्पोर्टेंस तो बहुत होता है। Have you heard the book called How to Win Friends and Influence? We are going out of time now, huh? Huh? We are going out of time. ना, कौन सी book वाली बोलो? How to Win Friends and Influence by Dale Carnegie. This is the some tips to connect with the people. See, I always speak according to my experience, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस देखे हैं और उनको रोका है। वन मोर, निखिल का भी यू विल सी ब्रेन टीजर में। निखिल उसका सरनेम तो अब मुझे याद नहीं। डीटी पेनाल्टी उस वक्त 12 मार्क्स का था। डीटी में कितने मार्क्स? 12 मार्क्स। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू से पेनाल्टी कभी स्किप मत करना। इंस्टीट्यूट को तो चाहिए, उसको किसी एक, और ऐसा नहीं एमसीक्यू में भी पेनाल्टी, और वही पेनाल्टी के क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में भी। तो मतलब तुम एमसीक्यू से भी गए और कहाँ से भी गए, डिस्क्रिप्टिव से भी। आके बोला मैम गया गया गया, मैं गया ठीक है, बट बोला कि मैम एक चीज की थी, क्लास की एक बात याद थी कि कुछ भी हो जाए पेपर लिख के आ जाना। बोला मैम पहले तो आधे घंटे मेरा, ऑब्वियसली एक स्टूडेंट का माइंड क्या होगा, 12 नंबर तो यूं ही गए, इधर एमसीक्यू में भी गया, उस वक्त तुम यही देख रहे थे मुझे क्या नहीं आ रहा, तुम ये नहीं फोकस करते क्या आ रहा है। बोला फिर मैम मैं एक्चुअली में वॉशरूम गया, खुद को संभाला, एंड इट वाज लाइक कि जो है बस लिख के आना, क्योंकि अगर यूं भी चला गया तो फेल ही है, तो लिख के ही जाता हूँ। और फिर से क्या हुआ, उसी अटेम्प्ट में चार्टेड निकली। वो सब उन लोग ने स्टोरी भी लिखी है, यू विल रीड। तुम डीटी के ब्रेन टीजर के पेज पे जाओगे ना, यू विल फाइंड ऑल द स्टोरी, सबकी लिखी हुई है। उन्होंने खुद नहीं लिख के दिए, मैंने नहीं लिखी है, वो उन्होंने लिख के दिया है। तो बस यहाँ से संभाल लो।
और मुझे अभी भी पता है कि कितने स्टूडेंट ये वाले अटेम्प्ट में बैठ के भी नहीं बन पाएंगे। रीजन, वो डेडिकेशन दिख जाता है, वो कंटिन्यूटी दिख जाती है। तो यू हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। एक बोलते ना, जो याद कर लिया भूलने मत दो खुद को। और तुम लोग क्या करते हो, पहले पूरा सब्जेक्ट कर लिया, अब हम उठाएंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट है, वो सब्जेक्ट हो गया, पानी फिर जाएगा 1 महीने के अंदर। कीप इन टच, बी इन टच विद दैट सब्जेक्ट। इसलिए लक्ष्मी क्या बोला था, ऑडिट कर लिया है ना वाला चैप्टर तुम भूल गई हो, उसके पूछा भी नहीं मैंने उससे कि तुम भूली कि नहीं, मैंने डिक्लेयर कर दिया कि चीजें भूल चुकी, नीड क्यूमुलेटिव रिविजन। ठीक है मैम आप लक्ष्मी से बहुत इमोशनल से कनेक्ट हो गए मैम, लाइक अलग से कनेक्ट हुए। नहीं, आई नो, अरे तुम्हारा भी तो कितना एग्जाम्पल लेती हूँ। बट द थिंग इज शी इज टेकिंग मेंटरिंग आल्सो, तो दैट्स व्हाई आई नो कि वो भूल गई। ऐसा ओके ऐसा कुछ इमोशनल कनेक्शन नहीं। ठीक है, चलो नाउ डू द जॉब वर्क। हो गया मैम, बात? आप वो बुक पढ़नी चाहिए मैम, बहुत अच्छी है मैम वो। हाँ जी बिल्कुल पढ़ेंगे, तो नाम लिख देना। ठीक है, चलो नाउ डू द जॉब वर्क वाला पार्ट। 15 minutes आई एम अप्लाइंग, ओके। फर्स्ट डू द क्वेश्चन, ओके, फिर करना वो रीडिंग। That recorded session of yesterday will be uploaded today. देख लेना गणेश।
Done with the question? Was it tough or हो गया खत्म? Not much tough, ma'am. That is it. This is all about the chapter. Concept पूछ रहा हूँ. Yes? He is asking about concept. No, no, I'm asking about the question. Was In the question, question tough? he's testing about the knowledge concept. Okay, okay. Tomorrow we will do TDS TCS. Class over, ma'am. Yes, yes. We will connect it 8:20 for DT. Thank you, ma'am.